इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में, और इल्तुतमिश के बारे में उससे पहले हमने पढ़ रखा है या जो पढ़ा है वो है कि किस तरह से अपनी प्रारंभिक जो उसके सामने कठिनाई आती है और वो लोग जो उसके शासन में एक विद्रोही की भूमिका निभा रहे हैं उनका वो किस तरह से दमन कर रहा है सैन्य दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। तो जैसे हमने पढ़ा कि 1215 से 17 में उसने ताजुद्दीन यल्दौस और नासिरुद्दीन कुबाचा उसके विरुद्ध अभियान किया था, क्या उनका दमन किया था। फिर 1225 में उसने बंगाल के विरुद्ध अभियान किया है। 1226 में उसने रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया है। इसके अलावा परमाणु के विरुद्ध भी उसने अभियान किया था। इसके अलावा 1231 में हम चाहते हैं तो ग्वालियर के विरुद्ध वो अभियान करता है। इसके अलावा 1233 में वो चंदेलों के विरुद्ध अभियान करता है। 1234-35 में उज्जैन और बिलसा के विरुद्ध वो अभियान करता है। अब इस अभियानों से उसको हासिल क्या होता है? देखिए, अभियान और उसमें सफलता, जब एक राजा को पराजित किया जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो दूसरे राज्य पर पड़ता है, शक्ति में अभिवृद्धि होती है और उसका प्रभाव जो उसका राज्य जो है वो सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से उसने अपने प्रारंभिक जो है वो सैन्य अभियान उसने किए थे और उस सैन्य अभियान का आगे चलकर उसको उसके परिणाम उसको देखने में मिलते हैं। अब सबसे मूल बात एक और बात है समझ, देखिए शासन व्यवस्था के अंदर सैन्य बल होना, कोई सैन्य बल भी जरूरी है, लेकिन केवल सैन्य बल के द्वारा ही आप अपने राज्य को सुरक्षित रख पाओ ये भी संभव नहीं है। हम जब पूरे इतिहास में शासकों का अध्ययन करते हैं तो कई बार, जैसे हम भारतीय संदर्भ में देखें, जब भी विदेशियों ने हमारे ऊपर हमले किए तो उस हमलों के समय में हमारी सैनिक ताकत, सैनिक संख्या, अब मैं ताकत का जिक्र तो नहीं करूंगा, सैनिक संख्या जो है या सैन्य बल जो है वो हमेशा विदेशियों से ज्यादा रहा, लेकिन तो भी हम पराजित हुए। क्यों हुए? उसके अपने कारण है। हमारा रण कौशल कैसा था, हमारी युद्ध नीति कैसी रही है, हम दुश्मन के विरुद्ध जो अभियान कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो पूरी युद्ध नीति वगैरह काफी कुछ निर्भर करता है। अब एक घटना घटित होती है इस समय 1220 के आसपास। इतिहास में हमें जो जिक्र मिलता है इस बात का कि ख्वारिज़मी शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी वहां से भागता है। अब आप कहोगे वहां से क्यों भागता है? तो चंगेज खां के भय से वहां से वो भाग जाता है। चंगेज का आप जानते हो, मंगोल आक्रमणकारी, और मंगोल पूरे विश्व में दुर्दांत आक्रमणकारी माना जाते हैं उस दौर में। और किस तरह से उन्होंने अपने आक्रमणों के द्वारा, जिस द्रुत गति से वो आक्रमण करते थे, जिस तीव्र गति से वो आक्रमण करते थे, उनसे इतिहास में ज़्यादातर शासक भयभीत रहे हैं। तो मंगोलों का अपना एक अलग इतिहास है, चंगेज खां का अपना एक अलग इतिहास है। तो चंगेज खां के भय से ख्वारिज़मी शाह जो जलालुद्दीन मांगबरनी हैं वो अपने देश से भाग करके भारत में पंजाब और सिंध तक आता है। अब वो जब ये आता है तो सबसे पहले वो आकर के इल्तुतमिश के पास में एक मैसेज भेजता है कि चूंकि मेरे विरुद्ध जो चंगेज खां मेरा पीछा करता हुआ इधर आ रहा है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप मेरी मदद कीजिए। देखिए कि अब यहाँ एक बात समझने लायक है, जब आप शक्तिशाली होते हैं तब आप दूसरों की मदद कर सकते हो, लेकिन अभी तक आपका राज्य भी सुरक्षित नहीं है, आप खुद अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, और अगर आपने चंगेज खां जैसे व्यक्ति के विरुद्ध अगर किसी और को सहायता दी तो आपका राज्य भी एक संकट में पड़ जाएगा, आप एक नई मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि अभी तक आपका राज्य जो आंतरिक दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है, आपको आंतरिक दृष्टि से तो संघर्ष करना पड़ रहा है। ये इल्तुतमिश की दूरदर्शिता थी कि उसने जलालुद्दीन मांगबरनी को कोई सहायता नहीं की। अब उसने एक सीधा सा वापस रिप्लाई दिया, जो दूत उससे पास में मिलने आया तो जो पत्र व्यवहार उसके साथ में हुआ या जो मैसेज इसको कन्वे हुआ उसमें कहा कि भाई आप हमारी सहायता कीजिए, तो उसने बड़ा ही व्यवस्थित उत्तर दिया। उसने कहा कि ऐसा है कि आप यहाँ रह के क्या करोगे, आपके वहाँ की जलवायु और हमारी जलवायु में काफ़ी अंतर है,
जो भारतीय जलवायु है वो आपके अनुकूल नहीं है, आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसलिए आप अगर यहाँ रहोगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आप वापस अपने देश चले जाओ। यानी इनडायरेक्टली उसने कह दिया कि वो उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। और वो सहायता क्यों नहीं करेगा, उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि वो चंगेज खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से इस स्थिति में, जिस स्थिति में वो शासन कर रहा था, वो टक्कर लेने की मूड में नहीं था। वो न सैन्य दृष्टि से तैयार था, न मानसिक दृष्टि से तैयार था। तो इस तरह से उसने जलालुद्दीन मांगमर्दी की कोई सहायता नहीं की एक तरह से, और उसको ये रिप्लाई भेज दिया कि आप, हमारा जो प्रदेश है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है और आप वापस चले जाओ। तो 1228 के आसपास जो है मांगमर्दी वापस चला जाता है। और मांगमर्दी की वापस जाने के साथ ही जो भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ था, चंगेज खान जैसे मंगोलों का संकट था, तो किस दृष्टि से उसने अपनी सूझबूझ से मंगोलों के संकट को भी दूर कर दिया। नेक्स्ट है वो आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। नमस्कार।